नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है करुणा कोचर जी की लिखी कहानी कौन अपना कौन पराया। कहानी के लिए करुणा कोचर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौन अपना कौन पराया। घुटनों के असहनीय दर्द के चलते मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, किंतु मजबूरी थी। इस अनजान जगह पर मुझे दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। विराट को परसों जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा था और देहरादून में उचित व्यवस्था न होने के कारण वहां के डॉक्टरों की सलाह से विराट को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लाना पड़ा। हालांकि विराट की तबीयत खराब होने की खबर बच्चों को कर दी गई थी, लेकिन उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। ये सोचकर मेरी आंखें भर आई कि क्या इसी दिन के लिए लोग औलाद पैदा करते हैं, औलाद की कामना करते हैं। दर्द असहनीय होता जा रहा था। चक्कर सा आने लगा कि अचानक किसी ने आकर थाम लिया और अधिकार के स्वर में बोला, आप हटिए यहाँ से, मैं पैसे जमा करवा दूंगा। आवाज़ सुनकर मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो मेरी निगाहें जम सी गई। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। कैसे भी? पर आपने तो नहीं बताया ना, हमेशा की तरह मुझे गैर ही समझा ना। उसके स्वर में शिकायत थी। खैर छोड़िए, आप बाबा के पास जाइए, मैं पैसे जमा करवा कर और डॉक्टर से बात करके अभी आता हूँ, वह बोला। मैं धीरे धीरे चलती हुई विराट के कमरे तक पहुँची। वह आंखें मूंदे लेटे थे। मैं धीरे से पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बुद्धि शून्य हुई जा रही थी। थोड़ी देर में वह भी कमरे में आया और विराट के पैर छूने लगा। विराट ने जैसे ही आंखें खोली और उसे सामने देखा तो खिल उठे और अपनी दोनों बाहें फैला दी। वह छोटे बच्चे की तरह सुबकता हुआ उनकी बाहों में समा गया। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर बोला, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ बाबा, आपने भी मुझे पराया कर दिया। 2 दिन से घर पर घंटी बज रही थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, सो मुझसे रहा नहीं गया। मैं घर पहुँचा तो पड़ोसियों से पता चला कि आप बीमार हैं, तब मैं यहाँ चला आया। बाबा आप इतने बीमार रहे लेकिन मुझे कभी बताया तक नहीं। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है आप पर? बोलिए बाबा। वह लगातार प्रश्न करता रहा और विराट मुस्कुराते रहे। अब आप बिल्कुल चिंता न करना बाबा, मैं सब संभाल लूँगा। विराट काफ़ी निश्चिंत लग रहे हैं। मन ही मन मुझे भी उसके आने से काफ़ी खुशी हो रही थी। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बाहर मेरा अर्दली खड़ा है, आप उसके साथ मेरे गेस्ट हाउस पर चले आइए। आप भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। बाबा की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा, उसने कहा। और मैंने शायद जीवन में पहली बार उसकी किसी बात की अवहेलना नहीं की, सिर झुकाकर अपने मौन स्वीकृति दे दी। बाहर आकर उसने अपने अर्दली को कुछ निर्देश दिए और मैं उसकी जीप में चुपचाप बैठकर उसके गेस्ट हाउस पहुंच गई। नहा धोकर जब मैं लॉन में आकर बैठी तो अर्दली चाय और बिस्कुट ले आया। चाय पीकर थोड़ी राहत महसूस हुई। अंदर आकर मैंने कमरा बंद किया और सोने का उपक्रम करने लगी, किंतु नींद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बीता समय मानस पटल पर उजागर होने लगा। जब मेरी शादी विराट से हुई थी तो वह वकालत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे मेरे ससुर जी एक कामयाब वकील थे। धीरे धीरे विराट भी वकालत के पेशे में पैर जमाने लगे और इनकी भी गिनती नामी वकीलों में होने लगी। हमारे 2 बेटे हुए जिन्हें हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला। कुछ समय के बाद ससुर जी की मृत्यु हो गई तो उनके एक बहुत पुराने मुंशी जी को विराट ने अपने साथ रख लिया। मुंशी जी की विश्वसनीयता और कर्मठता के कारण विराट उन पर बहुत निर्भर हो गए। एक दिन अचानक ही मुंशी जी घबराए हुए आए और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगने लगे। विराट के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका गांव भूकंप की चपेट में आ गया है और वह अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित हैं। तब पहली बार मैंने जाना कि मुंशी जी का अपना परिवार भी है। करीब 10 दिन के बाद मुंशी जी लौटे तो उनके साथ एक 12 साल का लड़का था। विराट को देखते ही मुंशी जी बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बताया कि भूकंप की चपेट में उनके दोनों बेटे बहुए और पोते पोतियों की मृत्यु हो गई है। केवल यही एक बच्चा बच पाया है। चूंकि गांव में अपना कोई बच्चा ही नहीं है, इसलिए अपने इस छोटे पोते को वे साथ लेकर आए हैं।
विराट एक नरम दिल इंसान है, सो मुंशी जी को सांत्वना देते हुए बोले, घबराइए मत मुंशी जी, आप होने को कोई टाल नहीं सकता। हम सब आपके दुख में आपके साथ हैं। फिर बच्चे की ओर देख कर विराट ने पूछा, क्या नाम है बेटा? जी जी अमर, अमरदीप, वह बच्चा हकलाते हुए बोला। अरे वाह, कितना अच्छा नाम है, पढ़ते हो? उसने सिर हाँ में हिला दिया था। कौन सी क्लास में? जी मैं 5वीं में पढ़ता हूँ। साहब, आप इसका दाखिला सेंट्रल स्कूल में करवा दीजिए, थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो कमा खा लेगा। मेरा क्या भरोसा है, मुंशी जी लाचारी से बोले। क्यों नहीं मुंशी जी, पर सेंट्रल स्कूल में क्यों? मैं इसका दाखिला वरुण के स्कूल में करवा दूंगा। विराट ने दरियादिली दिखाई। और आप अमर की चिंता न करें, इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरे जिम्मे। हालांकि मुझे ये बात नागवार लगी, किंतु मैं चुप रही उस समय। बाद में विरोध जताने पर विराट मुझे समझाते हुए बोले, क्या फ़र्क पड़ता है सुमी, अनाथ बच्चा है, पढ़ लिख जाएगा तो तुम्हें दुआ देगा। नहीं चाहिए मुझे दुआ, मैं खींच कर बोली। आप इसे सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दो, वहाँ किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त में मिल जाएगी। इसकी फीस भरकर साल में एक बार किताब कॉपी और यूनिफॉर्म पर खर्चा करके तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, है ना यही बात? विराट व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से बोले तो मैं कुड़ गई। मुझे यह कत्ते गवारा न था कि मेरे नौकर का बच्चा मेरे बच्चों की बराबरी में पड़ जाए। विराट ने अपने मन की मानी और अमर का दाखिला मेरे बच्चों के स्कूल में ही करवा दिया। वह भी मेरे बच्चों के साथ गाड़ी में स्कूल आता जाता था। मुंशी जी अपने परिवार के सदमे से टूट गए, अतः 6 महीने के भीतर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। विराट अमर को घर ही ले आए। उस दिन मैंने विराट से खूब लड़ाई की, किंतु वो यही तर्क देते रहे कि मुंशी जी उनके पुराने वफादार मुलाजिम थे, अतः उनके पोते के प्रति उनका नैतिक कर्तव्य भी बनता था। मेरे तर्क वितर्कों का विराट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अब वह अमर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, इन सब चीज़ों का वे खुद खास ध्यान रखते। हालांकि अमर अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे कामों में मेरी मदद कराता, बाजार के काम भी कर देता। जिस समय मेरे बच्चे कंप्यूटर गेम खेल रहे होते, वह उनका होमवर्क भी कर देता। फिर भी मेरी नाराज़गी कम नहीं होती थी। मेरे बच्चे भी जब तब उसे जलील करते रहते, किंतु वह कभी उफ तक नहीं करता। मेरे बच्चों की देखा देखी एक बार मेरे लिए अमर के मुंह से मम्मी निकला तो मैंने उसे झड़क दिया। फिर एक बार बाजार से आकर सौदा सौंपते हुए उसने मुझे माँ जी कहा तो मैं चिल्ला उठी, खबरदार, मुझे मम्मी या माँ जी मत कहना, कहना है तो मालकिन कहो। वह सहम गया। उस दिन के बाद से उसने मुझे कोई भी संबोधन नहीं दिया। अमर पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपनी कक्षा में वह हमेशा प्रथम आता था। इससे विराट बहुत खुश होते थे। 12वीं की परीक्षा समाप्त होने पर एक दिन विराट बोले, मैं सोचता हूँ अमर को पीएमटी की परीक्षा में बिठाऊं। और विराट अभी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मेरे सब्र का बांध जैसे टूट ही गया और उस दिन मेरे क्रोध की भी सीमा न रही। बस कीजिए, अब क्या उस ढोल को सारी जिंदगी मुझे बजाते रहना पड़ेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई 5-6 साल से कम नहीं, और खर्चा बेतहाशा। मैंने क्या इसका ठेका उठाया है जो अपने बच्चों के हिस्से का पैसा भी इस पर खर्च करूंगी? 12वीं तक पढ़ा दिया, अब ये कोई छोटा मोटा काम करे और हमारा पीछा छोड़े, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने गुस्से में यह भी न सोचा कि कहीं अमर ने ये सुन लिया तो, और शायद उसने मेरी बातें सुन ली थी। 2 दिन के बाद विराट के पास जाकर अमर धीरे से बोला, बाबूजी, मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। मैं एनडीए का फॉर्म लाया हूँ, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। विराट ने न चाहते हुए भी उस पर दस्तखत कर दिए और फिर एक दिन अमर को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने के लिए पत्र आ गया। 5 दिन की कड़ी परीक्षा देकर जब वह देहरादून लौटा तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसका सिलेक्शन हो गया था। जिस दिन वह अपना सामान लेकर ट्रेनिंग पर जा रहा था, विराट की आंखों में आंसू भरे थे। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, अमर को गले से लगाते हुए विराट बोले। ऐसा न कहिए बाबूजी, मैं आज जो भी हूँ और भविष्य में जो भी बन पाऊँगा, सिर्फ आपकी वजह से। मेरा रोम रोम आपका सदा आभारी रहेगा। अमर रोते हुए बोला।
जब वह मेरे चरण स्पर्श करने आया तो मैंने बेरुखी से कहा, ठीक है, ठीक है, और वह चला गया। मैंने भी चैन की सांस ली। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वरुण ने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया। उसे विदेश में नौकरी मिल गई। वहीं उसने एक लड़की से शादी कर ली। उस दिन मैं बहुत रोई थी। छोटे बेटे शशांक को बोकारो जमशेदपुर में नौकरी मिल गई। उसने भी एक विजातीय लड़की से प्रेम विवाह किया, जिसने कभी हमें अपना नहीं माना। अमर के पत्र लगातार विराट के पास आते रहते। ट्रेनिंग पूरी करके उसकी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति हुई। एक बार हमसे मिलने के लिए अमर 2 दिन के लिए आया था, लेकिन मेरा व्यवहार उसके प्रति रूखा ही रहा। हाँ, उन 2 दिनों में मैंने विराट को कह लगाते हुए देखा था। फिर विराट को पक्षाघात हुआ तो मैंने दोनों बच्चों को खबर कर दी। वे आए भी, लेकिन किसी ने भी हमें अपने साथ रखने की बात ही नहीं की और ना ही कोई पैसे से मदद की। उल्टे दोनों बेटे नसीहत देने लगे कि हम अपना बंगला बेच दें और एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगे। पहली बार मुझे अपनी कोख पर अफसोस हुआ और एक पल को अमर की याद भी आई, किंतु मेरा अहम आड़े आ गया। कभी कभी अमर का फ़ोन आता तो मैं टाल देती। विराट की बीमारी पर काफ़ी पैसा लगा। आमदनी रही नहीं, सिर्फ खर्चे ही खर्चे। रोज़ रोज़ पानी उलीचने से तो कुआं भी खाली हो ही जाता है, तो हमारे बैंक में जमा पैसे का क्या। हार कर मुझे बंगला बेचना पड़ा। देहरादून में पुश्तैनी टूटा फूटा घर था। उसी की मरम्मत करवा कर हम यहाँ रहने के लिए आ गए। मैंने गुस्से के मारे अपने बेटों को खबर भी नहीं दी। हाँ, विराट के बहुत आग्रह करने पर 2 लाइनें अमर को लिख दी, जिसमें अपना नया पता और टेलीफोन नंबर था। पत्र मिलते ही अमर देहरादून आया। अब वह कैप्टन बन चुका था। सारी बात पता चलने पर उसने अपने साथ चलने के लिए बहुत जिद की, लेकिन विराट ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अमर नियमित रूप से पत्र भेजता रहता। हालांकि वह पैसे से भी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे अहम को ये गवारा न था। अमर की शादी का निमंत्रण आया तो मैंने कार्ड छिपा दिया। किसी कर्नल की बेटी से उसकी शादी हो रही थी। उसका फ़ोन भी आया तो भी मैंने विराट को नहीं बताया। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी को लेकर देहरादून ही आ गया। हालांकि बड़ी प्यारी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन मैं उन लोगों से खींची खींची ही रही। उनके जाने पर विराट ने मुझसे झगड़ा किया कि मैंने उन्हें शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। अब विराट को चुप चुप से रहने लगे थे। एक तो अपनी अपंगता के कारण, दूसरे बच्चों की बेरुखी से वह आशाहीन से हो गए थे। शायद इसी कारण उन्हें यह अटैक पड़ा था। मैंने घबराहट में दोनों बच्चों को फ़ोन पर सूचना दी तो दोनों ने ही आने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इस बार तो मैं चाहती भी थी, फिर भी मैं अमर को मदद के लिए बुला नहीं पाई। हाँ, दिल्ली जाते समय पड़ोसियों को अस्पताल का पता देकर आई थी, एक उम्मीद में, और वही हुआ भी। आखिर अमर पहुंच ही गया। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मेरी तंद्रा भंग हो गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने नौकर खड़ा था। माँ जी, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। अस्पताल का खाना भी मैंने पैक कर लिया है, फिर हम अस्पताल चलेंगे। मैंने जल्दी जल्दी कुछ कौर निगले और उस अर्दली के साथ अस्पताल पहुंच गई। देखा तो विराट काफ़ी खुश लग रहे थे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। अमर ने बताया, 2 दिन के बाद ऑपरेशन है। ऑपरेशन कामयाब रहा। सारी भाग दौड़ और खर्च अमर ने ही किया। इस बार मैंने उसे नहीं रोका। जब विराट को अस्पताल से छुट्टी मिली तो अमर ने एक बार फिर अपने साथ उसके घर डलहौजी चलने का आग्रह किया। जब विराट ने प्रश्न सूचक नज़रों से मेरी ओर देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। अमर को तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। उसने फौरन फ़ोन करके अपनी पत्नी भावना को बता दिया। हम जब डलहौजी में अमर के बंगले पर पहुंचे तो भावना बाहर ही खड़ी मिली। जीप से उतरते ही उसने सिर पर आंचल डालकर मेरे पैर छुए। अमर सहारा देकर विराट को अंदर ले गया। विराट बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। मुझे भी काफी सुकून सा लग रहा था। अपनी बहू का तो मैंने सुख देखा नहीं, पहली बार सास बनने का एहसास हो रहा था। रात का खाना अमर ने अपने हाथों से अपने बाबूजी को खिलाया। काफ़ी देर तक दोनों गप्पे भी मारते रहे। भावना बार बार आकर मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछ जाती। खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक मुझे दरवाजे के बाहर अमर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान से सुना तो वह भावना को मेरे लिए कॉफ़ी बनाने को कह रहा था। मेरा मन भीग गया।
उसे अभी भी याद है कि मैं खाने के बाद कॉफ़ी पीती हूँ। थोड़ी देर में भावना ट्रे में कॉफ़ी का मग लेकर आई। माँ जी, आपकी कॉफ़ी लाई हूँ, साथ में आपका मीठा पान भी है। मीठा पान मेरी कमज़ोरी है। विराट को मेरा पान खाना पसंद नहीं था, सो मैं कभी कभी अमर से ही पान मंगवाया करती थी। मैं द्रवित हो उठी। 2-3 सप्ताह बाद जब विराट की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया तो मैंने अमर से अपने घर जाने की बात की। मेरी बात सुनकर अमर उदास हो गया और बोला, क्या आप यहाँ खुश नहीं हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? ऐसी बात नहीं है बेटा। मेरे मुंह से अचानक ही बेटा निकल गया था। बेटा भी कह रही हैं और बेटे का हक भी नहीं दे रही हैं। अमर भावुक होकर बोला, एक शर्त पर बेटे का हक दे सकती हूँ, यदि तुम मुझे माँ कहो तो। अपनी भावना को मैं रोक नहीं पाई और अपनी दोनों बाहें पसार दी। वह एक मासूम बच्चे की तरह मेरी गोद में समा गया और रोते रोते बोला, माँ, अब मैं आपको और बाबूजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप दोनों मेरे पास ही रहेंगे। बोलो माँ, रहोगी ना? वह लगातार पूछता जा रहा था और मैं उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अपने बच्चों को छोड़कर कौन माँ बाप अकेले रहना चाहते हैं? हम यहीं रहेंगे, अपने बेटे के पास। मैं भावुकता में बोले जा रही थी और मेरी आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। थोड़ी देर में तालियां बजने लगी तो मैंने नजर उठाकर देखा, विराट और भावना तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे। मैं विराट से बोली, अमर मेरी कोख से क्यों ना हुआ? तो वह बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है तो वह मेरा ही बेटा। मेरा नहीं, हमारा। मैं तुरंत बोली और हम दोनों ठठाकर हंस पड़े। अभी आप सुन रहे थे कहानी कौन अपना कौन पराया। करुणा कोछर जी की लिखी हुई बड़ी प्यारी सी कहानी। एक बार फिर करुणा कोछर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मित्रों कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।